सही है कौशिक, दिल जीत लिया आज। एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे। चलो चुप, टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आज हम लोग पीजीबीपी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, हालांकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बड़ा पूरा प्रोविजन पढ़ाने के चलते आपका ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप कुछ करने लायक ही ना बचे। तो ये बेसिकली लास्ट मूवमेंट का है कि अगर आप कुछ प्रोविजन जान जाए तो आपसे एग्जाम में सम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो सम्स आता है आपके, वो बेसिकली तीन पार्ट में है, ठीक है। तीन कैटेगरी में हम डिवाइड किए कि जो सम्स आएगा प्रैक्टिकल, वो तीन पार्ट में है। क्या क्या है? एक तो है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सम्स आएगा, ठीक है ना। जो पीजीबीपी इनकम, मतलब इनकम अंडर हेड पीजीबीपी कैसे निकालते हैं, तो दो मेथड बताया हुआ इनकम टैक्स में, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत लेस पॉपुलर है। रीजन क्या है? इनडायरेक्ट मेथड के ही जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें इनडायरेक्टली है, इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा यूज होता है। आपको जो एग्जाम में सम्स आने वाला उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज करेंगे हम लोग सम्स में? प्रोफेशनल जो होगा, जैसे डॉक्टर, सीए, इन तरह का अगर कोई होगा तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए। सर दोनों में फर्क क्या है? देखो हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहे हैं एग्जाम में होगा क्या। आपको एक ट्रेडिंग पीएल दिया हो या सिर्फ पीएल दिया हो, ठीक है। एज पर अकाउंट्स के हिसाब से आपके पास पीएल होगा, यानी क्या होगा? सेल्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा जो आप पढ़े हुए, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, ठीक है। जब बाकी जो भी एक्सपेंस होता है वो होगा, ठीक है। उसी तरह इधर क्लोजिंग स्टॉक होगा। हम ट्रेडिंग पीएल अलग अलग ऐसे नहीं कर रहे, इसी में मिक्स कर दे रहे। और इनडायरेक्ट इनकम जो होता है जैसे इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब दिया होगा। तो आपको क्या करना होगा, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा, ये तो नेट प्रॉफिट जो भी आपका आया होगा यही तो बिजनेस का इनकम है। ये एज पर अकाउंट्स है, ये एज पर अकाउंट्स। हमको इनकम टैक्स के हिसाब से निकालना हो, मतलब जो, क्योंकि आप अकाउंट्स बनाते समय एक बात समझो ना, तुमको नेट प्रॉफिट अगर चोरी करना है, घटाना है, तो तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट बना दो, रिजर्व बना दो, तो वो पैसा इतना तो प्रॉफिट से हट के कम हो जाएगा कि नहीं। तो इनकम टैक्स इस तरह का बहुत सारा चीजों को डिसअलाउड करता है, वही समझना है, समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनल का बनाएंगे, एग्जाम में दूंगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, इनकम एज पर सेक्शन 28, सेक्शन 28 में बताया कौन कौन सा इनकम पीजीबीपी हेड में जाता है। इधर सिंपल मतलब ये हो रहा है, आप वही दो तरीका है, या तो आप नेट प्रॉफिट लेके सम बनाना चालू करो, इसमें जो खर्चा अलाउड नहीं है ऐड बैक कर दो, हाँ या ना। ये हम इनडायरेक्ट मेथड अभी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या आपको नया से कुछ नहीं बनाना, एक तुम्हारा नेट प्रॉफिट दिया होगा एग्जाम में, तुमको क्या करना है, इसमें जो डिसअलाउड है उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। मतलब जो खर्चा, जैसे प्रोविजन, रिजर्व, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये इनकम टैक्स बोलता है हम आपको नहीं दे रहे, ये माइनस करने नहीं देंगे, मेरे नजर में खर्चा नहीं है, तो आप तो इसको माइनस करके नेट प्रॉफिट लाए, हाँ या ना। तो उसके कारण आपका प्रॉफिट घटा है ना, तो इसलिए इसको ऐड बैक करें। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिसअलाउड जो भी होगा एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, समझ गए। और एक और मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। उस मेथड में क्या होता है, जो अलाउड इनकम है वही लेंगे, जो अलाउड एक्सपेंडिचर है वही लेंगे, इनकम अलाउड जो है वही लेंगे, माइनस अलाउड एक्सपेंडिचर, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक में क्या कर रहे हैं आप, जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसको लेके सम बना रहे हैं, और एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें आप क्या करते हैं कि जो जो अलाउड है बस वही उठा के सम बनाते हैं, पुराना डिटेल से आपको कोई लेना देना नहीं। तो ये दो पार्ट है। तो इसमें बेसिकली बहुत इजी रहेगा, आपको दिया होगा जो इनकम स्टेटमेंट, यानी जो पीएल अकाउंट दिया होगा उसमें से जो जो खर्चा आपके ऑपरेटिंग नेचर का है, इनकम सॉरी ऑपरेटिंग नेचर का है ले लेंगे, जो जो खर्चा ऑपरेटिंग नेचर का है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई सीए का एक एग्जांपल दे रहे, कंसल्टेंसी फी लेगा, ऑडिट फी लेगा, अदर रेवेन्यू इनकम लेगा, सारा जोड़ लेंगे, आउटर आ जाएगा, माइनस कर देंगे सारा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है।
जैसे कि ऑफिस का रेंट, रिपेयर एंड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेवेन्यू नेचर, डेप्रिशिएशन और सन्ड्री एक्सपेंस हो गए। ये सारा एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पीजीपीपी का इनकम आ जाएगा। समझ गए क्या? इस पे सम्स ले लेंगे, अभी समझेंगे हम लोग ऊपर ऊपर से। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी वही कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर पीजीपीपी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका चल रहा है लिख देंगे 24 25 25 26। तुम्हारे एग्जाम में पेपर 24 25। आपको नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स गिवन होगा, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट। तो जो जो खर्चा आप माइनस किए जो कि अलाउड नहीं था तो ऐड बैक करो। ऐड बैक करने से क्या हो जाएगा, सही प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ या ना? तो जैसे कौन कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है यहां हम जनरल नोट्स में सब लिखे, ठीक है, कि कौन कौन सा सम्स के लिए आपके लिए रेलिवेंट है, रैंडमली हम लिख दिए, ठीक है। यहां पर भी वो लिखा हुआ कुछ बातें, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, किसी भी तरह का प्रोविजन और रिजर्व डिसअलाउड। प्रोविजन और जो रिजर्व होता है वो क्या है, एक्चुअल में कोई खर्चा तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो किसी भी तरह का एंटिसिपेटरी जो एक्सपेंस होगा वो क्या है, डिसअलाउड है। कहां बोला हुआ है, यहां लिख दिया, कहां है पॉइंट, एनी एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। दिखा क्या, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व, समझ गए। तो अगर पीएल में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना? ड्राइंग पर्सन, ये बता दिए, ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियस बात है ऐड बैक होगा, डिसअलाउड है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी, डिसअलाउड। फाइन एंड पेनल्टी, देखो फाइन एंड पेनल्टी मींस व्हाट, किधर है ये रहा, एनी इलीगल एक्सपेंडिचर लाइक जो भी रिश्वत विश्वत दिया हो वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन वॉल्यूशन ऑफ लॉ के ब्रेक के, लॉ अगर आप ब्रेक किए हैं, लॉ अगर आप ब्रेक किए हैं, फाइन दे रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं तो डिसअलाउड है, ठीक है ना। जैसे आप जीएसटी में कोई फाइन लग गया, आप लेट से पेमेंट किए तो फाइन लग गया, तो ये सब क्या है, डिसअलाउड। लेकिन अगर फाइन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे पार्टी के साथ, आप वो तोड़ दिए, उसके लिए आपको फाइन देना पड़ा, वो अलाउड है, ठीक है ना। लॉ का अगर ब्रेक हो रहा है उसके लिए फाइन और पेनल्टी हो तो डिसअलाउड है, माइनस करने नहीं मिलेगा। सुन लिए क्या, आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, आपके अकाउंट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगा उसको डिसअलाउड ऐड बैक करेंगे। और एज पर आईटी एक्ट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बताता है कि ये अलाउडेड है, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन हेड चैप्टर में हम मतलब इसी में पढ़ेंगे, सेक्शन 32 में। आपके एग्जाम में जब सम्स होगा तो डायरेक्टली गिवन होगा कि ये एज पर आईटी एक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये डिसअलाउड है, और जो एज पर आईटी एक्ट है वो अलाउड है, इसलिए लेस। आगे बढ़े क्या, इसी तरह स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट, स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो सकता है, उसके कारण प्रॉफिट घटा हुआ या बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर प्रॉफिट घटा हुआ है तो ऐड बैक करेंगे, अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो लेस करेंगे। दोनों जगह दिख रहा होगा आपको एडजस्टमेंट रिलेटेड टू स्टॉक। सब कब बढ़ा होगा कब घटा होगा, एक सम्स करते उससे समझ लेंगे, ठीक है। अभी ये रैंडमली कुछ बात लिखा हुआ था, आप समझ गए क्या है अलाउड डिसअलाउड। फिर है हम लोग का डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, सेक्शन 32, इस पे समझो। देखो जनरल नोट्स में जो बात बोले एक बार सुन लो, तो जो जो इंपॉर्टेंट है बीकॉम के एग्जाम के लिए वो बोला हुआ। एनी नोशनल इनकम, नोशनल इनकम मतलब कि जो है कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे मालिक अपने आप को कोई भी पेमेंट कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस है, अपने आप को सैलरी दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, तो एनी पेमेंट टू दी प्रोप्राइटर क्या होगा, शैल बी डिसअलाउड, ठीक है। देख लिए क्या, देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर, सैलरी टू प्रोप्राइटर, रेंट टू प्रोप्राइटर। हाउएवर रेंट टू पार्टनर इज अलाउड, पार्टनर को अगर रेंट है तो वो अलाउड है, उसको कुछ नहीं करेंगे, समझ गए। आगे बढ़ते, इलीगल एक्सपेंस होगा, कोई रिश्वत विश्वत दे के रखे, ब्राइब तो वो डिसअलाउड है। इनकम टैक्स डिसअलाउड है, इनकम टैक्स दिया होगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड, सुन लिए, एड बैक होगा। एनी एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, समझ गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च वाला छोड़ के, उसका कुछ कंडीशन है हम बताएंगे, उसका कुछ छूट मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है।
डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट डिसअलाउड है, लेकिन एज पर आईटी एक्ट अलाउड होगा, ठीक है। रिपेयर अगर करंट है तो अलाउड है, अगर कैपिटल है तो डिसअलाउड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अप टू, मतलब वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। अगर दिया होगा तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, मतलब डिवाइड बाई 5 कर देंगे, जितना आएगा उतना ही अलाउड होगा। समझ गए क्या? और एक चीज है सेक्शन 43B, मतलब बाद में करेंगे क्या है इससे रिलेटेड, और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चैप्टर है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग बाद में करेंगे। जब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अलग ही सम्स है, पहले हम लोग समझ लेते हैं जो अभी तक जितना चीज सुने उससे रिलेटेड एक सम्स। ये भी स्क्रीनशॉट में आ गया, ये स्क्रीनशॉट लिए तो वर्ड आ गया है पेज नंबर 3, मैनेज कर लीजिएगा, दिख रहा है ना सभी को? ये सम्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, सभी को दिख रहा है सम्स? एक बार पढ़ लेते हैं सम्स लेके, पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। किसका? रतन लाल, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। आपको देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दे दिया है। दो तरीका है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब जो जो अलाउड है वही लेंगे, जो जो इनकम अलाउड है वो लेंगे, जो जो एक्सपेंडिचर अलाउड है वो लेंगे, बड़ा हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, सीधा नेट प्रॉफिट उठा के लेके करते हैं सम्स, और जो डिस अलाउड है एड बैक करते जाएंगे, जो अलाउड है वो माइनस करते जाएंगे। समय कम लगता है, जल्दी हो जाता है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जैसे बोथ ओपनिंग स्टॉक, अभी हम बोल रहे थे ऊपर कि आपका ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड या तो प्रॉफिट बढ़ा होगा या तो घटा होगा, ठीक है। वही ऐड और लेस करना है, तो वो एडजस्टमेंट सब में आ गया कि अगर ओपनिंग स्टॉक क्या बोल रहा है, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड 10% अबव कॉस्ट, 10% अबव कॉस्ट है, यानी जो लिखा हुआ है वो 110 के सम्मान्य, हाँ या ना? ये दोनों कितने के सम्मान्य? तो 100 के कितना होगा बता पाएंगे क्या? यस सर, बहुत इजी है। अगर 66,110 के सम्मान्य है तो डिवाइड कर दीजिए 110 इंटू 100, कितना आया? 60। उसी तरह 11,000 अगर 110 के सम्मान्य है तो 100 के कितना होगा? अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। आप एडजस्टमेंट समझ जाएंगे कि क्या करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक आप ज्यादा दिखाए कि कम दिखाए, पहले इसका जवाब दीजिए। ज्यादा दिखाए। अगर क्लोजिंग स्टॉक 6,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी 6,000 से ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि ये इनकम साइड होता है ना, तो इसका मतलब क्या है? गलत है ना। आपका 6,000 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, घटाना होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? समझ में आया क्या? इसीलिए वहां हम सिंपली सिर्फ ये लिख दिए कि एडजस्टमेंट रिलेटेड टू स्टॉक, और आप उसके बाद आपका जो कॉमन सेंस आपको देख के जो समझना है कि इससे प्रॉफिट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ा हुआ था 6,000 से। अब यहां पे बताओ क्लोजिंग स्टॉक अगर 1,000 से ज्यादा है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 1,000 से ज्यादा है, तो प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है? घटा है, क्योंकि एक्सपेंस है ना, ये साइड एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये 1,000 क्या करेंगे? एड बैक करना। ओ सर, इतना सिंपल था। हाँ, फिर बोला है 200 वेजेस में, बात नहीं बच्चा, वेजेस में, वेजेस कहाँ है? नहीं दिया हुआ, सैलरी में ही होगा। दिख रहा है क्या वेजेस? नहीं, सैलरी में होगा। वेजेस बोल रहा है वो बिजनेस एक्सपेंस में, सॉरी बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, लिख दिया है बिजनेस। ये रहा, इसमें बोल रहा है ना 200 रुपया पर मंथ, यानी 200 इंटू 12 2400 रुपया, हाँ या ना? किसके लिए है? डोमेस्टिक ड्राइंग है ना, तो ये खर्चा अलाउड होना चाहिए, नहीं, एड बैक कर देंगे। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस, खुद के लाइफ का 1600, ये भी पर्सनल है, डिस अलाउड हो जाएगा। फिर कैश पेमेंट लिखा हुआ है 40,000 रुपया, डिस अलाउड हो जाएगा। कैश में को भी है 10,000 के ऊपर। आईटी के हिसाब से कितना लिखा हुआ है? 22,000 रुपया इनकम टैक्स के हिसाब से, तो ये ये अलाउड होगा। और
कहाँ पे है डेप्रिसिएशन? ये रहा 27। चलिए ये सारा बात तो बोल दिए, ये सम सब लोग साथ साथ करते हैं। फॉर्मूला बनाओ, 2014 में आया सवाल है ये। पहले आपको 2 मिनट दिए, आप खुद से बनाइए। बच्चों अगर आपको धुंधला दिख रहा होगा तो बता दिए 40,000 रुपया है। घर का नौकर भाई, ड्राइंग हुआ, ये भी पूछने वाला बात है। ठीक है ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग बनाना चालू करिए। देखो सम्स क्या है, पूरा बात तो समझा दिए थे कि क्वेश्चन कैसे। आपको करना क्या है, फॉर्मेट बनाएंगे पहले। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर नाम क्या है, रतन लाल फॉर दी असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। कितना दिया हुआ है बताओ? 2,20,000 सर 2,20,000 है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे दिस अलाउड एक्सपेंडिचर एंड अलाउड इनकम। अगर कोई इनकम अलाउड होगा तो वो। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, और लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे दिस अलाउड इनकम इनकम एंड अलाउड एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए सम्स करते हैं, पहले वर्किंग नोट वाला पार्ट कर लेते हैं, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। उससे क्या होगा, सम्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वर्किंग नोट में पहला क्या है, देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही ओवर वैल्यू है। यहां पे आप वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना है। कैसे पता सर, 11,000 है। अच्छा ये 10% अबव है, तो ये कैसे समझाए कि ये कितने के सम्मान्य है, 110 के। अगर वही बिलो बोलता है 10% तो 90 के सम्मान्य होता। अब आप इसको किसी भी तरह से एग्जाम में कर सकते हैं। अगर बोलता अबव 115% कितना मानते, 115 के सम्मान्य हो जाता, हाँ या ना। अब बिलो बोलता 15 तो 85 हो जाता। यानी जो दिया है वो कितने के सम्मान्य है, अभी अबव बोला है तो वो जोड़ देंगे रेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 11,110 के लिए तो 10% के लिए कितना है, 1,000। 1,000 क्या है, ओवर वैल्यू। तो आप क्या सीख गए, ओवर वैल्यू अगर है तो इसका मतलब क्या है, एड बैक हो। ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपया एड बैक। क्यों बच्चों, समझ गया क्या? आगे बढ़े, सेम इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं। 2 नंबर, ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 66,000 है क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो, यस सर। डिवाइड बाई ये भी 10, 110, तो 10% कितना आया, 6। ये अगर ओवर वैल्यू है तो ये क्या होगा बच्चों, ये लेस होगा। ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक 6,000।
सबको समझ में आया क्या? एग्जाम में ऐसे मत करना ओवर पे क्या ट्रीटमेंट है भाई, दोनों के लिए अलग है, ओपनिंग के लिए अलग है, क्लोजिंग है। आपको इम्पैक्ट समझना है, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। यानी आसान शब्दों में सुन लीजिए, आप क्या समझ गए? ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर होगा तो एड बैक होगा, और अगर अंडर होगा तो लेस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर होगा तो लेस होगा, और अंडर होगा तो ऐड होगा। ये तो भाई फॉर्मूला वाइज समझ गए, कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ गए, देख के पता कर लीजिएगा उससे आपका इंपैक्ट क्या हो रहा है। आया ना? अगर लिखने का मन है तो ये नोट लिख लीजिए, मतलब रटने वाला अगर कोई बच्चा है तो, कि क्या क्या होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिजनेस एक्सपेंस में 1200 रुपया डोमेस्टिक का है। भाई नोट में आप लिखेंगे पर्सनल एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड, पर्सनल एक्सपेंडिचर शैल बी, तो सबका सर इसका ये बनाएंगे हाँ हाँ मेजोरिटी बना देना, हाँ डिसअलाउड मार्क्स चाहिए तो कर देना। तो कितना हो जाएगा डिसअलाउड, कितना होगा 200 इंटू 12 रुपीज 2400, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा वेजेस। यहां पर आप वर्किंग लिख देना, ये वर्किंग नोट कितना है 1, ये वर्किंग नोट कितना है 2, वेजेस वर्किंग नोट नंबर क्या है 3, 2400 डिसअलाउड हो गया। फिर और क्या बोला था? एंड लाइफ इंश्योरेंस भी, एंड 1600 रुपया फॉर LIC, ये भी पर्सनल है तो डिसअलाउड हो जाएगा। कितना है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस 1600 डिसअलाउड, हाँ या ना? इसका भी वर्किंग नोट नंबर। आगे बढ़े, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है परचेज, देखो 10,000 के ऊपर कोई भी कैश एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। तो कितना रुपया है 40 दिया हुआ है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा ये, हम यहाँ पे लिख दिए 40,000 मेड इन कैश है, तो 10,000 के ऊपर जो भी होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। 10 अलाउड है, मतलब 10,000 के ऊपर होने से डिसअलाउड है। पूरा का पूरा डिसअलाउड। नोट नंबर 4, नोट लिख लीजिए, एनी एक्सपेंडिचर incurred in cash in excess of rupees 10,000 shall be disallowed, fully disallowed, तो पूरा अलाउड हो जाएगा, पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है ना? तो परचेज इन कैश, वर्किंग नोट नंबर 40,000 पूरा डिसअलाउड कर दीजिए, वर्किंग नोट नंबर लिख दीजिए। इजी लग रहा है बच्चों? आगे बढ़े, अब डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट, तो जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है डिसअलाउड कर दो। ये रहा सर 27,000, तो डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट, एज पर अकाउंट कितना दिया हुआ है 27 डिसअलाउड, और डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट जो दिया हुआ है 22,000 वो अलाउड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एज पर IT कितना है 22,000। सर डिफरेंस ले सकते थे क्या? यार डिफरेंस भी ले सकते थे, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 5,000 तो डिसअलाउड हो रहा है, आप दिखा के रखे 27 अलाउड है 22, तो 5 ही ज्यादा दिखा है, तो आप डिफरेंस भी ले सकते थे। बेस्ट है आप वो लो, अकाउंट्स वालों को डिसअलाउड कर दो और एज पर IT एक्ट को अलाउड में माइनस कर दो। डन बच्चों, देखिए एडजस्टमेंट का सारा पॉइंट हम लोग कर लिए, अब बच गया है इसको देख के, ठीक है, कि क्या क्या इसमें से ऐसा है जो अलाउड हो सकता है या डिसअलाउड हो सकता है। स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकम साइड देख लेते हैं। डिविडेंड हम लोग
अदर सोर्स में पढ़े थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड कोई भी फॉरेन कंपनी से हो चाहे इंडियन कंपनी से हो, अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। तो ये भाई इस हेड में तो नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, इस हेड का अलाउड नहीं है, माइनस करेंगे। समझ गए क्या? तो आपको नोट में लिखना होगा, नोट नंबर 5 कि डिविडेंड फ्रॉम जो भी कंपनी है, डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिविडेंड डिसअलाउड हो जाएगा। डिविडेंड इनकम कितना रुपया है बच्चों, देख के बताइए। 4,000। डिविडेंड था आपका 4,000, मिला क्या? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 4,000 डिसअलाउड हो जाएगा। इजी है बच्चों, आगे बढ़े। और क्या है, बैड डेट रिकवर। देखो बैड डेट रिकवर वो तो बिजनेस का ही बात है। पहले बैड डेट था, आप खर्चा दिखाए हैं, ठीक है, और वो खर्चा आपको माइनस करने मिला है, तभी तो उसका रिकवरेबल पार्ट टैक्सेबल होगा। फिर से सुनिए, बैड डेट अलाउड है कि बैड डेट रिकवर अलाउड है कि डिसअलाउड? उतना ही अलाउड है जितना आपको अर्लियर क्लेम करने मिला था। फिर से सुन लीजिए, अगर आपका बैड डेट हुआ था पीछे साल कभी और इनकम टैक्स उसको अलाउड नहीं किया, तो जब वो रिकवर भी होगा तो आप उसको टैक्स देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सर आप ऑलरेडी ले चुके हैं ना, आप उसको मेरे को माइनस करने नहीं दिए। फिर से सुनिए, बैड डेट मींस पैसा डूब गया, इनकम टैक्स उसको डिसअलाउड कर दिया, मतलब आपको माइनस करने नहीं दिया, तो ऑब्वियस बात है आप उस पर टैक्स दे चुके हैं। तो जब रिकवर होगा तो दोबारा टैक्स दोगे? नहीं। मतलब अगर बैड डेट अर्लियर डिसअलाउड है तो इनकम भी नहीं मानेंगे, अगर बैड डेट अर्लियर अलाउड था तो रिकवर होने पे भी अलाउड इनकम मानेंगे। समझ गया क्या? नोट में लिख देते हैं। Bad debt recover shall be allowed only if अगले साल जैसे 8,000 हुआ था तो उसको लेस कर दिया होगा। as bad debt। हाँ फिर से बोलो, क्या बोले? वही आज का जो मतलब जैसे तुमको सब में दे दिया कि 35,000 बैड डेट रिकवर है, अर्लियर सिर्फ 10 ही अलाउड था, तो सिर्फ 10 का ही टैक्स लगे। इतना अलाउड था उतना ही आप उसको टैक्स देने के लिए लेंगे, ठीक है? जैसे आप 8,000 दिए हो, कहाँ पे 8 लिया हुआ? यहाँ पर बैड डेट रिकवर कितना था? 35,000। अर्लियर पूरा का पूरा डिसअलाउड था, तो रिकवर हुआ है तो आप इनकम नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसको, मतलब ये डिसअलाउड हो जाएगा। सर नहीं तो उस जगह अमाउंट दे देता ना। हाँ कि कितना है बैड डेट, कितना? 35। क्यों इनकम नहीं मान रहे हैं? क्योंकि अर्लियर भी नहीं माना गया था एक्सपेंस। सिंपल सा बात है, हिंदी में बोल दे रहे, अर्लियर अगर एक्सपेंस माना नहीं गया था तो अब हम इनकम नहीं मानेंगे। आया ना? बैंक इंटरेस्ट, इसका नोट क्या था बच्चों? इसका नोट नंबर है 5 लिखे थे ना, 6, तो नोट नंबर वर्किंग नोट नंबर 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? यस सर, बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। नोट नंबर 7। कितना रुपया है देख लीजिए सर, बैंक इंटरेस्ट है 15,000, तो ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। एड बैक कर देंगे बैंक इंटरेस्ट, कितना? 15 बोले ना, वर्किंग नोट नंबर 7। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका था, अब आ रहे हैं हम लोग एक्सपेंस में। ओपनिंग स्टॉक कर लिए, इतना कॉपी हो गया क्या आपका? देखिए करिए,
लिखो लिखो लिखो, नोट जल्दी लिखो। सर हटा दीजिए। तो वो नोट लिख रही है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी है। ट्रैवल कौन कर रहा है? वो स्टाफ करेगा, बिजनेस से रिलेटेड अलाउड। हाँ। आइए पढ़ते हैं। परचेज में जो एडजस्टमेंट था कर लिए, सैलरी में कुछ नहीं था, बिजनेस एक्सपेंस में था कर लिए, इनकम टैक्स डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40 है, वो पूरा नहीं बोले हैं, सेक्शन एक्शन नहीं। कितना है? 8,500, 8,500। ड्राइंग पर्सनल हुआ ना इनका। फाइन टू कस्टम डिपार्टमेंट डिसअलाउड, अभी बोले थे। डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट जहां से आप माल आयात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। सर तब भी तो वो बिजनेस का स्टॉक का ऊपर रहना तो चाहिए। आप कोई चीज का प्रोविजन का उल्लंघन करेंगे, डेट फेल तो कर रहे हैं fine। और बिजनेस में एक्सपेंस मान लेंगे, ठीक है, लिखा हुआ था ना, तो ये डिसअलाउड है। तो कितना है फाइन? देखिए 12,000 डिसअलाउड। फाइन टू कस्टम डिपार्टमेंट कितना हो जाएगा? 12,000। अब मेरा तो स्पेस खत्म हो गया, अब क्या करें? बाकी अब ज्यादा है नहीं, खाली पूरी टेम्पल वाला है। एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ सर उतना रुक जा। हो गया जादू। चुप चुप, ठीक है, स्पेस बन गया मेरे पास। और क्या क्या है बच्चों? कस्टम का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिसअलाउड। आप नोट नहीं लिख रहे, आप लिखते जाइएगा। एंटीसिपेटेड कुछ भी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिसअलाउड कितना रुपया है? 8,000। फिर बताइए, डेप्रिसिएशन का कर चुके हैं। डोनेशन पर्सनल है, आप डोनेशन थोड़े पर्सनल है, अलाउड थोड़ी होगा। 10,000 ये भी डिसअलाउड। फिर सेल टैक्स बिजनेस का है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बिजनेस का, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का, सारा आप कर चुके हैं। अब आप एक बार इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे सारा खर्चा टोटल बताइए कितना आ रहा है? सर 1,10,000। 1,10,500 ये ऐड हो जाएगा। और इनकम का ये माइनस वाला बताइए टोटल कितना आ रहा है? अभी राशि है 82। तब आप ये क्या करिएगा? एडलेस करिए। 2,20,000 में ऐड करिए 1,10,500, माइनस करिए 82, आपका आ जाएगा पीजीबीपी 48,000। 2,48,000। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हम चेक नहीं किए। हमको जो मकसद था इस सम्स को कराने से रिलेटेड वो ये था कि सारा प्रोविजन बता दें, ठीक है। हो गया क्या? आगे बढ़े। जो भी है टोटल पे मत ध्यान दो अभी, सम्स पे। इसके बाद तो हम लोग बहुत सारा सम्स बनाना है अभी, ठीक है। हम तो बस प्रोविजन जल्दी जल्दी आपको समझा दिए, ठीक है। एक सम उठा के किए, अब एक सम हम लोग करेंगे इस पे, इधर आइए, डायरेक्ट मेथड पे। अगर प्रोफेशनल का आ गया, सम्स आ गया उठ के, तो आप क्या करेंगे? आपको मतलब बेस्ट होगा तो आप इनडायरेक्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा प्रोफेशनल वाला जब भी सम्स आए उसको डायरेक्ट पे करिए, ठीक है। एक सम्स ले लिया जाता है अभी, तो ये भी डन हो जाए। सम्स ये हमें डायरेक्ट मेथड पे बनाना है।
जब भी प्रोफेशनल का कोई सम्स आएगा ना, किसी प्रोफेशनल का प्रैक्टिसिंग मतलब बिजनेस और प्रोफेशनल प्रोफेशन का होगा सम्स, तो हम लोग किस पे बनाएंगे उसको, डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। लिखा हुआ है मिसिस बी विश्वास इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी सबमिट द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा तो आपको डायरेक्ट मेथड में करना है सवाल। अब देखो बहन जी का ओपनिंग कैश टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश है एंड बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश, तो ये तो रिसिप्ट है नहीं। अब आपको यहां देखना है इसमें रिसिप्ट क्या है। ऑडिट फी यस है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, लेकिन ये कहां जाएगा, अदर सोर्स में, आया ना। कंसल्टेशन फी यस ये है, तो इसका मतलब इनकम में डायरेक्ट मेथड में कैसे बनता है, ये रहा फॉर्मेट। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है, कंपटीशन ऑफ इनकम, ये पार्ट है डायरेक्ट का। कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर, इनकम एज पर सेक्शन 28, डायरेक्ट इनकम जो जो आता है वही लेंगे, एक्सपेंडिचर जो जो आता है वही लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। मतलब एक्सपेंडिचर लेते समय ये सारे बात जो हम पढ़ाए हैं ध्यान देना है। हाँ एक नोट इसमें छोड़ा हुआ था जो 43B, और एक कैश एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 10,000 शेल बी फुल्ली डिसअलाउड, ठीक है। कोई भी कैश एक्सपेंडिचर 10,000 के ऊपर होगा डिसअलाउड। अब अगर इस सम्स को करेंगे, चलिए करते हैं साथ साथ, स्टार्ट करो। ये 2018 में जनरल में आया सवाल है। उस रूम में आइए देखिए। अब इनकम कौन कौन सा है, क्या क्या इनकम लेंगे बोलिए सर। ऑडिट फी लेंगे, कितना रुपया दिया हुआ है, 1,68,000। और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी नहीं लेंगे, नोट में आप लिखेंगे, लिखना होगा एग्जाम में आपको कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड इनकम वो टैक्सेबल होगा कहां, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। कंसल्टेंसी फी आएगा, कितना रुपया है, 60,000। इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है ना, नहीं सर नहीं है, तो 2,28,000 आ गया। अब हम लोग लेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर क्या क्या है, सैलरी टू स्टाफ यस सर अलाउड है। कुछ एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, क्या बोला है, 20% मोटर कार का और टेलीफोन एक्सपेंस का पर्सनल है, तो भाई 80% ही अलाउड होगा, 20% डिस अलाउड होगा, तो आप 80 ही लीजिएगा। टेलीफोन एक्सपेंस कितना लेंगे, 80% लेंगे ना, 12,000 जितना अलाउड है वही लेंगे, तो 15,000 का 80% 12,000। और आप नोट में लिख देंगे, नोट नंबर 2 में कि पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर इज अलाउड। डन बच्चों। मोटर कार का बोलिए, 22,000। ये तो सिंपल सम्स है, एक सम्स किए जिसमें हम लोग बैक कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किए थे, वो सम जरूर देख लीजिएगा। ईयर अभी बता देंगे हम कौन सा ईयर में आया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है वो सम्स। 22,200 का बताओ कितना आ रहा है 80%। रेंट टू चेम्बर यस, बिजनेस का खर्चा है 17,760। चैम्बर का रेंट कितना दिया हुआ बोलो, 14,000। सैलरी स्टाफ को दे रहे, क्यों डिसअलाउड होगा, खुद का होता तो ना डिसअलाउड करते। 14,400। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पूरा ही नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो यहाँ आएगा ही नहीं, ये तो डायरेक्ट मेथड है। फिर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी पर्सनल है, डिसअलाउड। मेंबरशिप फी, भाई मेंबरशिप फी तो होता है सीए का, कितना है 2,040। और फिर क्या है एनएससी, मतलब ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
बस इतना ही खर्चा। कितना आ रहा है खर्चा का टोटल बोलो। ओ डेप्रिसिएशन छूट गया, डेप्रिसिएशन बता दीजिए। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी कितना है? 20,000। 20,700। टोटल बोल दो माइनस का। सैलरी तो ओ छूट गया था क्या? हाँ सैलरी छूट गया था, सॉरी बच्चों। कितना था? 43,200 माइनस का टोटल 1,10,000। 1,10,000 फिक्स। 100। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कर दिया। जो आएगा वो आ गया, इजी था। 2,00,000। तो 1,00,000 सैलरी तो स्टाफ है, वो तो एक्सपेंस है। तो 1,17,900। मतलब डायरेक्ट मेथड में तो जो अलाउड है सब वही लेंगे। हम लोग नेट प्रॉफिट से थोड़ी चालू कर रहे हैं। जब भी रिसीव्ड एंड पेमेंट दिया होगा आपको सम्स डायरेक्ट मेथड से बनाना है। कितना इजी था। तो दूसरा एक एनी एसेट जैसे कुछ भी होगा सीए का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। दिया होगा तो दिया होगा तो यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो इजी था। 17,900। तो ठीक है, चलो एक बार। पर्सनल एक्सपेंडिचर पर्सनल जो भी रहेगा उसको नहीं लेगा। क्यों लेगा बिजनेस? अगर मान लीजिए कोई वो अगर अपना चैनल तो- खोल के रखा है हाँ। अपने ही घर में, तो वो उसका जो भी एक्सपेंस रहेगा तो वो भी मतलब नहीं ना, जब नहीं, तक वो rent खुद तो का allowed है। ओनर होगा तब तक नहीं। प्रोप्राइटरशिप है, रेंट है, डिसअलाउड है। पार्टनरशिप रेंट है तो अलाउड है। वो रेंट तो किसी को थोड़ी ना दे रहा है, वो तो खुद ओनर भी है ना वहाँ का। तो वही तो बोले हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, रेंट अपने आप को दे रहा है, डिसअलाउड। पार्टनरशिप होता, रेंट होता तो अलाउड। ठीक है, ये नोट्स में हम लोग पहले ही कवर किए हैं। ठीक है, इन डेप्थ वाला माथा मत लगाओ। ये तो सिर्फ आपको एक फ्लो में रिवीजन जैसा हो रहा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट। इन डेप्थ टॉपिक जब हुआ तब तो ध्यान करते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन जो इसका लास्ट एक बचा हुआ टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। देखो जो आपका डेप्रिसिएशन है ना पीजीबीपी में, मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो अकाउंट से पूरा ही डिफरेंट। अकाउंट्स में एक मेथड होता है, आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं डेट के आधार पे, ओपनिंग पे, एडिशन पे चेंज होते रहता है। वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में वैसा कुछ भी फॉलो नहीं होता, पूरा अलग है। ठीक है, इनकम टैक्स में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? BOA, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब एक एसेट्स के ग्रुप का पूरा, मतलब अगर आपके पास 5 बिल्डिंग है तो पांचों को एक साथ हम लोग करेंगे एक ब्लॉक में, और ब्लॉक के वैल्यू के ऊपर टैक्स होता है। फिर से सुन लीजिए, तो ब्लॉक बनाने के लिए क्या होगा, ब्लॉक कैसे बनता है, नेचर ऑफ एसेट मस्ट बी सेम एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेम। जैसे बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का रेट है 10% का डेप्रिसिएशन, और एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, एक रेसिडेंशियल है, एक कॉमर्शियल है, उसका मान लो है 20%, तो ब्लॉक अलग अलग बनेगा। क्यों? नेचर तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों एसेट से बिल्डिंग है, नेचर ऑफ एसेट मस्ट बी सेम। यहां सेम तो है पर डिफर क्या कर गया, रेट, तो सेम ब्लॉक में नहीं पड़ेगा। मतलब जब भी कोई एसेट्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो उसका नेचर और रेट दोनों सेम होगा, तभी एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, चलो मान लो बिल्डिंग और फर्नीचर है, दोनों का 10-10% डेप्रिसिएशन है, रेट सेम है दोनों का। सब में एग्जाम में अगर दिया होगा, क्या सेम ब्लॉक में फॉलो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचर अलग है ना, एक बिल्डिंग और एक फर्नीचर। मतलब एक ही नेचर का सारा एसेट्स एक ही ग्रुप में टैक्स होगा। अगर रेट एक है, रेट बदल गया तो फिर उसका ब्लॉक भी बदल गया। ठीक है, ये हुआ। फिर हम लोग क्या हुआ, एग्जाम में आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर WDB मेथड पे ऑलवेज फॉलो होता है, और रेट स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स एक्ट में। अलग अलग एसेट्स पे कौन कौन सा रेट यूज होगा वो हम एक चार्ट दे देंगे, उसमें बताया हुआ है। ठीक है, वो यूज करना है। तो कैसे, फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां लिख के दोबारा से दिखा रहे हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का ओपनिंग WDV, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दिया होगा, ऐड करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी आप खरीदे हैं, एडिशन जो भी आप करेंगे वो ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में जानते ही है प्रीवियस ईयर का मींस। लेस कर देंगे सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेल व्हाट, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू जितने में आप बेचे हैं वो वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो जो आएगा इसको बोलेंगे ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट्स बिफोर डेप्रिसिएशन, और इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा।
समझ में आया क्या? तो डेट, जैसे मान ले अगर कोई एसेट कुछ दिन यूज किया और बेच दिए, तो डेट तो महीना चेंज हो जाएगा ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेल का डेट इररेलेवेंट। आते हैं नोट्स में, आगे बढ़ते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, ऐड करेंगे एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो, एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर खरीदेंगे, एडिशनल परचेस किए, और वो 180 दिन से कम यूज हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा हाफ द नॉर्मल रेट, जो भी रेट होगा उसका हाफ। अगर मतलब एग्जांपल के तौर पे समझिए, इफ रेट अगर 10% है तो कितना चार्ज होगा, 5%। समझ में आया क्या? फिर से सुन लीजिए, अगर सब में कोई भी एडिशनल परचेज हुआ है और जो डेट टेकिंग अगर उसमें पुट टू यूज लेस देन 180 डेज से हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना दिन का डेप्रिसिएशन क्या लेंगे, हाफ लेंगे, जो भी नॉर्मल हो। समझ में आया क्या? अब देखते सेल, लेस सेल वैल्यू, लेस सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या करेंगे, अगर कोई सेल हुआ है वो लेस हो जाएगा, लेकिन उसका डेट जो है वो इररेलेवेंट है, डेट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ परचेज के ही डेट से लेना देना है। अगर वो 182 डेज 80 डेज से 180 डेज से कम यूज हो रहा है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हाफ रेट होगा। ठीक है सर, एक एग्जांपल से समझाइए। हाँ समझा, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा ओपनिंग WDV है किसी भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स का, कोई भी है, उसमें 3-4 एसेट्स है, मान लो एसेट A B C, 3 एसेट्स मिला के सेम ब्लॉक का, मान लो 1 लाख रुपया है। आप ऐड किए एडिशन, नया कोई एसेट्स खरीद लिया, मान लो डी खरीदे हैं मान लो 40,000 में, और सेल कर दिए हैं मान लो बी को कितना में, 30,000। तो कितना आया, ब्लॉक ऑफ एसेट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आया, बिफोर डेप्रिसिएशन 1,10,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेस करिएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, मान लो ये सब में 10% है तो 1,10,000 पे निकलेगा 10%। सुन लिए क्या? अच्छा मान लो ये अगर 182 डेज से कम यूज हुआ, तब क्या होता है डेप्रिसिएशन? तब आप 2 पार्ट में निकालते, 40,000 पे मात्र 5% निकालते, और बाकी 1,10,000 में जो बच गया, कितना बचा, 70 पे आ रहे, बैठो आ रहे 70 पे आप 10% निकालते। समझ में आया क्या? मान लो कुछ ऐसा आप बेचे जो है वो 1,40 हो रहा है ना, मान लो तुम 1,10,000 का बेच लिया, जो जितने में सेल किया, तो यहां कितना आता है रिटर्न डाउन वैल्यू, 1,30,000। 40,000। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। यहां में मान लो 60,000, कितना अभी लिए थे एग्जांपल में, 1,10,000। अभी ले 60, तो कितना आया, 1,40, 80 बचा, 80 बचा। तो इसमें 2 पार्ट है, इसमें 2 चीजें, एक नया वाला एडिशन है और एक क्या है, पुराना वाला। तो नया वाले पे क्योंकि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है तो उस पे हाफ करेंगे, जो बैलेंस बच जाएगा उस पे आप फुल लीजिए। समझ गए क्या? ऐसे ही करते, डन। बैलेंस नहीं बचता फिर? क्या बैलेंस नहीं बचता, फिर अगर जो 80 आया मान लीजिए 40 रहता, यूएबी को आ रहे उस पार्ट। देखो नो डेप्रिसिएशन, कब डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, वो ये जो बात रखा ना, इसीलिए हम एग्जांपल चेंज करिए। कुछ परिस्थिति ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे। क्या है वो परिस्थिति? 2 केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। व्हेन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स बिफोर डेप्रिसिएशन इज नेगेटिव, माइनस में आ गया। मतलब वही हम एग्जांपल लेना चाह रहे थे कि मान लो आप जो भी सेल किए हैं, मान लो आप 1,60,000 में सेल कर दिए, तो यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कितना आ जाता, -20,000 आ जाता, तब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और ये माइनस वैल्यू को सेल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज। 20,000 रुपया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ऑलवेज शॉर्ट टर्म मानेंगे। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, कुछ नहीं, पीजीपीपी में कैपिटल गेन में चला जाएगा।
डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। सुन लिए क्या, कब डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा? जब सेल वैल्यू माइनस करने के बाद अगर बिफोर डेप्रिसिएशन आपका ब्लॉक निगेटिव आ जाए। एक और केस है, when value of block of assets before depreciation पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है लेकिन डज नॉट हैव एनी रियल एसेट्स, लेकिन कोई एसेट ही नहीं है। बोलने का मतलब है इसके पास क्या है, ए बी सी एसेट्स था, डी खरीदा और सब बेच दिया। सब बेच दिया कितना में, मान लो मात्र 60,000, तो पॉजिटिव बैलेंस तो बच रहा है 80,000 रुपया, लेकिन कोई एसेट्स ही नहीं है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। समझ में आया? फिर से देख लो केस। लॉस में बेच दिया। हाँ, लॉस में बेच दिया। ओपनिंग था एक और इसमें एसेट्स था ए और बी, बीच में आप सी खरीदे, एक और नया एसेट्स 40,000, फिर आपको जो भी समझ में आया आप बेच दिए पूरा एसेट, ए बी सी तीनों ही बेच दिए मात्र 60,000 में। तो आपके पास ब्लॉक में वैल्यू तो बच रहा है कितना, 80, परंतु कोई एसेट्स ही नहीं है, एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो परिस्थिति ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। आप एक बात गौर किए कि परचेज डेट के लिए 180 दिन का डेप्रिसिएशन का रूल है, ठीक है, लेकिन सेल के लिए कोई डेट का कुछ नहीं, उसको देखेंगे ही नहीं। समझ गए? इसीलिए एग्जांपल समझा है कि बेचने के बाद जो बचेगा पहले एडिशनल पे निकाल लीजिएगा, आधा डेप्रिसिएशन बच जाएगा, जो बैलेंस उसके ऊपर आप फुल ईयर का लीजिएगा। आओ एक और इसमें टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है और ये तभी मिलेगा जब आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अगर आप फॉलो करेंगे जो कि है सेक्शन 115 BAC, तब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? ऑल SEC, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्शन बिजनेस, जनरेशन बिजनेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करता है तो तभी मिलेगा। मतलब फर्नीचर इन सब पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग होगा तो नहीं है, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है एट द रेट ऑफ 20%। यहां पर भी वही कंडीशन है, मतलब सिंपल सा बात है, आप नॉर्मली करेंगे। जैसे इस सब में आपको दिया हुआ है कि आप ए बी है, प्लांट एंड मशीनरी है, सी जो खरीदे वो न्यूज है और आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तब जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो जो निकलेगा, जो 10% निकालेंगे और इस 40,000 फिर अलग से एडिशनल निकलेगा 20%। समझ में आया क्या? जैसे ये एग्जांपल समझा है तो आप क्या किए, 40 पे 5 निकाले, पुट टू यूज लेस देन 180 था और 70 पे 10, फिर एक और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगा किस पे, 40,000, कितना बोलो, 10%। सर 10 क्यों कर दिए? पुट टू यूज लेस देन 180, मतलब 20% तब होगा जब फुल ईयर के लिए, मतलब वहां पे भी ये गौर करेंगे कि 180 डेज से कम है या 2 बार एडिशन तो 2 बार डेप्रिसिएशन। हाँ, मतलब एक बार तो नॉर्मल मिलेगा फिर एक्स्ट्रा मिलेगा। आओ टॉपिक में और सुन लेते हैं। इफ एसएससी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन 10% रेट शैल बी यूज, यस और नो? हाँ, आधा। नो डेप्रिसिएशन इफ एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर एडिशनल एसेट ड्यूरिंग द ईयर फिर बेच दिए, खरीद के बेच दिए, तब नहीं मिलेगा आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब उसको रखना हो। इस साल खरीदे तो इसी साल बेच नहीं सकते, बेच देंगे तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा इवन निगेटिव या नील वैल्यू है तो भी मिल जाएगा। हाँ, एक और बात इसमें नहीं लिखा हुआ है, ओल्ड में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, ठीक है। हम यहां नो एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ एसएससी opt for new tax regime। डन बच्चों, सुन लिए क्या? अब सम्स में मूव करते हैं, बहुत जल्दी बोले, एक सम्स हो जाता तो मजा आ जाता। सम सामने है आपके, ठीक है। पहले एक इजी वाला सम्स कराते हैं, फिर हार्ड वाला जिसमें बहुत सारा केस। यही है इजी। आपके सामने एक सम्स है, from the following information compute allowable depreciation
अंडर सेक्शन 32, असेसमेंट ईयर 24%। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है? 1/4/2023 को 18 लाख। WDV कितना दिया उसी दिन को? हमें किससे मतलब है? ओरिजिनल से मतलब है कि WDV से? आप अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आप क्या लेंगे? ओपनिंग WDV, जो कि कितना है? 11, हाँ या ना? प्लस करेंगे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन कितना किया है? 3 लाख रुपए, आउट ऑफ विच एक लाख का जो है वो 15 है। मतलब आप 3 लाख का टोटल खरीदे हैं। एक एसेट ऐसा है जिसको आप 15-10 को खरीदे, तो ये क्या हो रहा है? लेस देन 180 डेज हो रहा है। आप देख के देख लो, 10 है, 10, 11, 12, 1, 2, हाँ तब पिछला महीना से हाँ 15 दिन आ गया ना इधर। आप डेट काउंट करिएगा, देखना ये लेस देन 180 डेज। इसका मतलब आप क्या समझ गए कि इस 3 लाख में 2 लाख पे तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 1 लाख पे आधा लगेगा, हाँ या ना? आगे बढ़ते। सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना में किया है? 1 लाख में, जिसका दाम कितना था? कोई लेना देना नहीं, जितना में बेचे हैं वो लेंगे, जितना में बेचे हैं वो लेंगे। 1 लाख में बेचे हैं तो हमारा कितना है? 14 माइनस 1 कितना है? 13 लाख। ये क्या है? ब्लॉक ऑफ एसेट्स वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? अब हम लोग को क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, निकालते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। 13 लाख में से पहले 3 लाख का हिसाब करते हैं। ठीक है, 3 लाख में से 2 लाख पे 15% और 1 लाख पे 7.5%। क्यों बच्चों बताइए? क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज से कम हो रहा है। बाकी 3 लाख का हिसाब हो गया ना, बचा कितना? 10 लाख। अरे भाई किस पे निकलता है डेप्रिसिएशन? इसी पे निकलेगा। तो 3 लाख का हिसाब कर चुके, अब बच कितना गया? रिमेनिंग 10 लाख। ऐसे करेंगे, 10 लाख में कितना लगेगा? 15%। ये तीनों जो आएगा ये माइनस कर देंगे, हमारा क्लोजिंग WDV आ जाएगा। क्या इजी था बच्चों डेप्रिसिएशन? एक और केस लेते, आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं ना, तो ठीक है ठीक है। आप समझ गए ना कि कैसे यूज किए हैं? आइए इधर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेप्रिसिएशन। ओल्ड बोल दिया है, तो ओल्ड अगर बोल दिया है ना सर, यहाँ पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किए, सिंस ये भी प्लांट एंड मशीनरी है, आया ना बच्चों? इस पे भी, ये भी तो प्लांट एंड मशीनरी है ना, एक ही ब्लॉक सेम ही है। तो प्लांट एंड मशीन, अब आपको अज्यूम करना होगा कि एसएससी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही खरीदा है, तब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। कितना पे? 4 लाख पे। वो छूट गया था, बता देते। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इस सब में मिलेगा। समझ रहे क्यों? नहीं मिलेगा क्या? क्यों मिलेगा? क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी है ना बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी अगर नया खरीद रहे तो फिर एडिशनल भी मिलेगा। आप हाँ, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी। किन किन के लिए नहीं मिलेगा ये नोट्स में हम लिख दिए। देखो, एसएससी एक्वायर किया, इंस्टॉल किया न्यू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब सेकंड हैंड के लिए नहीं मिलेगा। अदर देन फॉलोइंग: शिप, एयरक्राफ्ट, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन ऑफिस नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में होना चाहिए, मैन्युफैक्चर। रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर है तो नहीं, प्लेस में है तो नहीं होगा। ऑफिस अप्लायंस है तो नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है नहीं मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में इंस्टॉल होना चाहिए, नया होना चाहिए, हाँ या ना? इस सब में कुछ भी नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? सब फॉलो हुआ, सब फॉलो हुआ है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन फिर और निकालेंगे आप। कितना निकलेगा सर? 2 लाख पे 20% और 1 लाख पे 10% एडिशन, हाँ या ना? क्यों किए सर? अरे 3 लाख खरीदे ना, एडिशन लिखा था, एडिशन टू द प्लांट एंड मशीनरी लिखा तो सर रेटिंग। रुक जाइए, यही रूल है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको एट द रेट ऑफ 10% मिलेगा, 20% मिलेगा।
प्लांट एंड मशीनरी पे। अब बोलो। तो प्लांट एंड मशीनरी कहीं भी होगा, एडिशन होगा तो उसमें लेंगे उसका परसेंटेज 20-20। और कोई एसेट्स पे asset को नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यानी अब सम्स में जो टोटल डेप्रिसिएशन वो आएगा इन दोनों को लेने के बाद आएगा, ठीक। ठीक है। न्यू ऑप्ट करता तो ये नहीं लेते, ठीक है। न्यू ऑप्ट करता तो ये एडिशनल नहीं लेते। ओके बच्चों, आइए अब ये ओल्ड दिया हुआ है, WDV दे दिया 1 लाख, नया मशीन खरीदे हैं 60, पुट टू यूज कब किया है 1/4/24 को, 3 ही महीना यूज हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, लेस देन 180 डेज है और 10 है, और एडिशनल खुद ही बोल दिया था सब में, यहां नहीं बोला था ना, यहां नहीं बोला था तो आप अज्यूम करते, आप एग्जाम में नोट लिखते कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग है और जो कंडीशन है वो पूरा कर रहा है, ऐसे करके सम बना देते 5, ठीक है। इस सम में तो साफ साफ बोला है, बनाए क्या, चलो इसको भी डन कर देते। कैसे सॉल्व होगा, ओपनिंग WDV सर 1 लाख लेस प्लस एडिशन, एडिशन कितना हुआ है बच्चों 60,000, ओके बच्चों, लेस सेल, सेल कितना हुआ है 10,000, जितना में बेचे वो रेलिवेंट है 10, आ गया हमारा 1,50,000, हाँ या ना, ये क्या आया, वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकलेगा सर, जो एडिशन है उसके ऊपर तो आधा ही निकलेगा, रेट कितना दिया था एग्जाम में 15%, कितना लेंगे 7.5 और 1.5 इसी में देखेंगे, 60 का हिसाब हो गया तो बचा कितना 90 पे कितना हो जाएगा 15%, फिर एडिशनल भी डेप्रिसिएशन निकलेगा, किस पे निकलेगा, जो 60,000 नया खरीदे 60,000 पे 20 नहीं 10%, क्यों बच्चों, क्योंकि हाफ यूज हो, तो ये भी आ जाता। अब ये सब माइनस कर देते, 20 रूल ही में है, लेकिन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होगा, आपको हाफ लेना है। 15% तो दिया हुआ है। नॉर्मल का अच्छा वो 20 मिनट में चलो 15 दो। ज्यादा तेज मत बन, एडिशनल का रेट ही 20% है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, रेट ही 20% है एडिशनल का, तो कुछ और देगा ही नहीं, ठीक है। टैक्स पढ़ रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप अज्यूम कर लेंगे, जो प्रोविजन है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी जो हम बोल दिए तो ब्रह्मा का लकीर है, ठीक है। एक सम्स आपके लिए छोड़े, और इसका जो मैथ से जितना सवाल है पढ़ाते समय जितना करा है सब कर लीजिएगा, फिर देख लीजिए आपका एग्जाम हो जाएगा, ये बना लीजिएगा ना, ठीक है। आपको एक बात इसमें शायद वो केस आ जाए, निगेटिव आ जाएगा तो कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है।